स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधि कक्षा में। वेलकम एवरीवन टू आवर YouTube चैनल विधि कक्षा। हम CRPC के सेक्शन 14 तक कवर कर चुके थे अपने प्रीवियस वीडियोस में, जिसका कि जो लिंक है आपको इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। तो जिस किसी को भी अप टू सेक्शन 14 तक वीडियो चेक करनी हो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकता है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 15 से CRPC के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15 सीआरपीसी के। सेक्शन 15 कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 देखते हैं। एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो शैल हुआ है। शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशंस जज एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल subject to the general control of sessions judge be subordinate to the chief judicial magistrate। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, जिसको कि हम सीजेएम भी बोलते हैं, वो सबऑर्डिनेट किसके रहेंगे? वो रहेंगे सबऑर्डिनेट सेशंस जज के। ठीक है, एक जिले में एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, ये हमने देखा था सेक्शन नंबर 12 के अंदर। ठीक है, अब उस जिले का जो सीजेएम होगा, एक जिले का जो सीजेएम होगा ना, वो सबऑर्डिनेट होगा किसके? सेशंस जज के, जो कि एक डिवीजन का होता है। ठीक है, सेशंस जज एक ही होगा, जिसको कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के नाम से देखा था। तो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ना, वो सबऑर्डिनेट रहेगा सेशंस जज के। ठीक है, एंड इसके आगे फिर क्या कह रहा है सेक्शन 15 की चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशंस जज एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल subject to the general control of the sessions judge be subordinate to the chief judicial magistrate। अब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास होगा ना, ये दोनों जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे? तो सेक्शन 15 कह रहा है कि ये दोनों सबऑर्डिनेट तो रहेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम सबऑर्डिनेशन देखेंगे ना कि भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू, और वो आपको ऑप्शन में दे देगा एक सेशंस जज या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी ऑप्शन में दे दे, तो याद रखिएगा सेक्शन 15 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, साफ साफ मेंशन्ड है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा एंड जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा ना, वो सबऑर्डिनेट रहेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के। ठीक है, अब बात आती है जनरल कंट्रोल की कि मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर एक तो हो गया वर्ड सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन मतलब कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे एंड जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे ना, ये सीजेएम के सबऑर्डिनेट में काम करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो भी सीजेएम के जो भी अथॉरिटी होगी सीजेएम की, ये उसके अंडर काम करेंगे। ठीक है, उनके सबऑर्डिनेशन में, जिसको कि हम प्रॉपर वर्ड यूज करें तो। और अगर ये देखा जाए कि भाई साहब इन पे जनरल कंट्रोल कौन रखेगा, कि भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट असलियत में किसके कंट्रोल में रहेगा, कि कौन एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपीरियर माना जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के, तो वो माने जाएंगे जो उस डिवीजन के सेशंस जज होते हैं वो। ठीक है, तो ये जो सेशंस जज होंगे ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के भी के जनरल कंट्रोल में के ऊपर जनरल कंट्रोल रखेंगे, और यही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर भी जनरल कंट्रोल रखेंगे जो भी सेशंस जज होंगे उस पर्टिकुलर डिवीजन के। ठीक है, तो सेक्शन 15 का ये चीज, ये वर्ड याद रखिएगा, इसको प्री के लिए भी इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि अगर सीजेएम के रेस्पेक्ट में पूछे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में, कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसका सबऑर्डिनेट होता है, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होता है सेशंस जज का। ठीक है, एंड अगर वो पूछे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर जनरल कंट्रोल रखने वाला कौन होता है? वो होता है सेशंस जज। ठीक, अब चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में
from time to time make rule or give special orders consistent with this code as to the distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him. अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का काम क्या है कि वो रूल्स बनाएगा या स्पेशल ऑर्डर भी दे सकता है जो कि सीआरपीसी से कंसिस्टेंट होंगे। ये नहीं कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कुछ भी अपने मन से ऑर्डर वो दे देगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को, नहीं, जो कि कंसिस्टेंट होंगे सीआरपीसी के, जो भी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होंगे ना रूल्स, उनके हिसाब से जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो नियम बना सकता है या कोई स्पेशल ऑर्डर दे सकता है। किसके रिगार्डिंग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग कि भाई ये वाला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये काम देख लेगा, ये वाला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये काम देख लेगा। तो ये किसके पास पावर है? ये पावर है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के पास। ठीक है, तो आप इसको सिंपल लाइन में ऐसा समझिए कि डायरेक्ट सुपीरियर अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का देखा जाए तो वो होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करा है डायरेक्ट सुपीरियर अगर वो देखा जाए, ठीक है। एंड अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का डायरेक्ट सुपीरियर देखा जाएगा हायरार्की वाइज तो वो होगा सेशंस जज जिले का, डिवीजन का, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट सुपीरियर वो जो है। एंड अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई डायरेक्ट की जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, तो वो जनरल कंट्रोल जो डिस्ट्रिक्ट की जो जुडिशरी रहती है ना उस पे मोटा मोटा से मान के चलिए कि सेशंस जज का रहता है डायरेक्ट कंट्रोल, कि पूरा जो सुपरविजन जिसका देखने का काम है ना, पूरा कंट्रोल करने का काम किसका है, वो है सेशंस जज का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेक्शन 16 की तरफ जो कि बात कर रहा है कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। सेक्शन 16 कह रहा है कि इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया there shall be established as many courts of metropolitan magistrates and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में यहाँ पे अब शैल वर्ड यूज हुआ है, मतलब कंपल्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट को कंपल्सरीली कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। किसके कंसल्टेशन में? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद एंड बाय नोटिफिकेशन स्टैब्लिश होंगे। ठीक है, अब चलते हैं सबसेक्शन 2 में। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, अब यहाँ पे वर्ड देखिए लिखा है ऑफिसर्स, यहाँ पे ऑफिसर नहीं लिखा, यहाँ पे ऑफिसर्स लिखा है। मतलब कि कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? वो होंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन वाइज यहां पे समझने के लिए देखिए, अब ये है हमारा कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ठीक है, जिसको कि किसने स्टैब्लिश करा? इसको स्टैब्लिश करा उस कंसर्न स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट ने जिसके अंडर ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कोर्ट या ये मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होगा ना वो आता होगा। ठीक है, उसको स्टैब्लिश करने वाली अथॉरिटी, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स को स्टैब्लिश करने वाली अथॉरिटी कौन है? उस एरिया की स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और वो किसके कंसल्टेशन में करेगी स्टैब्लिश? वहां का कंसर्न मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो भी हाई कोर्ट लगता होगा ना, जो भी हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर वो वाला मेट्रोपॉलिटन एरिया आता होगा, उस हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेगी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कोर्ट। ठीक है, यहां तक तो हो गया सेक्शन 16 का क्लॉज 1, सबसेक्शन 1 सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है सबसेक्शन 2, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। अब यहाँ पे वर्ड यू मेंशन्ड है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स अगर एक से ज्यादा हैं तो जो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स हैं अगर वो एक से ज्यादा हैं तो उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होंगे, वो भी एक से ज्यादा होंगे। तो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। अब जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा? उनको अपॉइंट करेगा वहां का हाई कोर्ट। मतलब वो कंसर्न मेट्रोपॉलिटन एरिया में अगर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कोर्ट स्टैब्लिश करना है तो स्टैब्लिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट।
हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। एंड अगर अब कोर्ट तो स्टैब्लिश हो गया, अब उसी कोर्ट के अंदर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो कि एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? वो कंसर्न हाई कोर्ट के पास है। ठीक है। अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब जो भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा ना, उसकी पावर्स एंड उसका जुरिस्डिक्शन कहां तक एक्सटेंडेड रहेगा, कहां तक रहेगा? पूरे के पूरे उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर उसका जुरिस्डिक्शन रहेगा और वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, सब सेक्शन 3 ये कहना चाह रहा है। अब चलते हैं, आइए सेक्शन 17 देखते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन 17 बात कर रहा है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में। देखते हैं सबसेक्शन 1। द हाई कोर्ट शैल in relation to every metropolitan area within its local jurisdiction appoint a metropolitan magistrate to be the chief metropolitan magistrate for such metropolitan area। क्या कह रहा है ये कि जो हाई कोर्ट होगा ना, अब यहाँ पे देखिए वर्ड यूज है शैल, मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट को करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, द हाई कोर्ट शैल इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेस्पेक्ट में हाई कोर्ट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी हो गया है सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 क्या है? द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पे अब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब वर्ड यूज हुआ है में, मतलब एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट किसी एरिया का हो या ना हो, ये हाई कोर्ट की मर्जी पर डिपेंड करता है, ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको, मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर हाई कोर्ट अपॉइंट करना चाहेगा किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में किसी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को एज अ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तो हाई कोर्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई मैंडेटरी तो है नहीं। एंड आगे बढ़ते हैं, एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। अब एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पावर्स क्या कैसी होंगी? जैसी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास होती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किसने कर दिया? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर दिया हाई कोर्ट ने। और जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो वर्ड यूज हुआ है शैल। ठीक है, मतलब ये कंपलसरी है, इस चीज को याद रखिएगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का अपॉइंट होना कोई कंपलसरी नहीं है, हाई कोर्ट चाहे तो करे, नहीं चाहे तो ना करे। जैसा भी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की अब कंडीशंस के हिसाब से होगा, जैसा कि हाई कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेक्शन 18 में क्या कह रहा है सीआरपीसी। सेक्शन 18 बात कर रहा है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 देखते हैं। द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू। अब यहाँ पे वर्ड है में, अब यहाँ पर भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स को बनाने के लिए, अपॉइंट करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। हाई कोर्ट को लगेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट है तो करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। इफ रिक्वेस्टेड कब करेगा हाई कोर्ट? अच्छा, अब हाई कोर्ट भी कब कर सकता है? जब उसको रिक्वेस्ट करी जाए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू कन्फर अपॉन एनी पर्सन, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एनी पर्सन, किसी पर भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स की पावर को वो कन्फर कर सकता है। हु होल्ड्स और हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट all or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a metropolitan magistrate in respect to a particular cases or to particular class of cases in any metropolitan area within its jurisdiction। अब स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है वो किस लिए अपॉइंट होगा?
वो अपॉइंट होगा कोई पर्टिकुलर केसेस के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जितने भी केसेस हो गए। ठीक है, अब इसमें अगर सपोज मानिए कि बहुत लोड बढ़ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस का या कुछ ऐसा हुआ, एंड स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भैया इससे हमें निपटने के लिए कुछ एक स्पेशल कोड एक हमें एस्टैब्लिश करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, है ना, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है 1 साल के लिए। तो तब ये लोग हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई हमें ऐसे ऐसे एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट चाहिए इस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, क्योंकि यहीं पे इस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया में बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। तब हाई कोर्ट अगर अगर हाई कोर्ट को लगेगा तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। प्रोवाइजो देखते हैं क्या कह रहा है इसका। प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the high court may by rules specify। अब स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को बनाने के लिए भी हाई कोर्ट के कुछ रूल्स होंगे। ठीक है, अब वो जो भी हाई कोर्ट के रूल्स होंगे, अभी अपन ने ऊपर ये पढ़ा था ना कि एनी पर्सन, अब एनी पर्सन में ये नहीं कि वो किसी भी आदमी को बना देगा या जिसकी क्वालिफिकेशन लॉ वाली नहीं होंगी या जिसका लॉ का बैकग्राउंड ही नहीं होगा वो उसको भी बना देगा, नहीं। जिसका की रिलेशन लीगल अफेयर्स से होगा, जैसा कि हाई कोर्ट ने अपने रूल्स में स्पेसिफाई कर रखा होगा, सिर्फ उसी पर्सन को बनाया जा सकता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ठीक है, समझने के लिए देखिए, अब स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, अभी हमने देखा कि अगर रिक्वेस्ट करेगा कौन, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो हाई कोर्ट बना सकता है कंसर्न मेट्रोपॉलिटन एरिया का। कितने साल के लिए बनाएगा, अभी ये हम देखेंगे सबसेक्शन 2 में। 1 साल के लिए बनेगा स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज मेंशन कर लीजिएगा अपने प्री एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो गया एंड जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया, ये दोनों सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट होंगे एट अ टाइम। ठीक है, सबसेक्शन 2 में आते हैं, देखते हैं। द सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। एक बार में 1 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं एज द हाई कोर्ट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। ठीक है, सबसेक्शन 3 देखते हैं क्या कह रहा है। The High Court or state government, as the case may be, may empower any special metropolitan magistrate to exercise in any local area outside the metropolitan area the powers of judicial magistrate of the first class। मतलब कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न एरिया की जैसा भी हो, एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं, उसको पावर दे सकते हैं कि आप अपने लोकल एरिया जो कि आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है, अगर आपको उससे बाहर अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी पड़े तो आप अपने एरिया से बाहर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना कि सेकंड क्लास की पावर को। अब यहाँ पे जरा ये देखिएगा, इस चीज को नोट करिएगा, इस चीज को नोट करिएगा कि जब जहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की ना, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की हम जो बात कर रहे हैं ना, इस केस में हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती हैं कि वो अपने एरिया के बाहर अगर पावर एक्सरसाइज करेगा तो वो जेएमएफसी की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा, यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, ना कि सेकंड क्लास की। एक इस चीज को नोट करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर हम चलें यहीं से, सेक्शन हमारे पास जो था 13 जहां पे की बात हो रही है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, वहां मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब यहाँ पे बात हो रही है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। अब यहाँ पे देखिए सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है, द हाई कोर्ट में एम्पावर अ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट to exercise the powers of metropolitan magistrate in relation to a metropolitan area outside his local jurisdiction। यहाँ पे हाई कोर्ट एम्पावर कर रहा है किसको, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, किसकी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए
किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर जो कि उसके लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर होगा। अब यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर नहीं कर रही है। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट भी एम्पावर कर सकती है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को कि वो जेएमएफसी की पावर्स को एक्सरसाइज कर ले, पर स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के केस में सिर्फ हाई कोर्ट एम्पावर कर सकता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चीज को प्री के पर्सपेक्टिव से लिख लीजिए। ये हो सकता है आ जाए आपके प्री एग्जाम में कि भाई वो सिर्फ इतना पूछ लें कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर कर सकती है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कि वो अपने एरिया से बाहर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पावर को एक्सरसाइज कर ले। इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, इसको जरा मैं मिटा देता हूं यहां से। ये अपने प्री के हिसाब से आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थे सेक्शन 18 पर, 18 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 बात कर रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। देखते हैं सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है। द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एवरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशंस जज। अब चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो कि सीएमएम है हमारा, एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होंगे? अब यहाँ पे वर्ड है शैल। किसके सबऑर्डिनेट होंगे? सेशंस जज के सबऑर्डिनेट होंगे। एंड एवरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल किसका होगा? सेशंस जज का होगा। एंड सबऑर्डिनेट किसके होंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। आइए देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है हमारा सेक्शन 19, जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो सबऑर्डिनेट किसके हुआ? सेशंस जज के, उस डिवीजन के। एंड जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो भी सबऑर्डिनेट किसके हुआ? सेशंस जज के, उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया जो भी डिवीजन में आता है उसके सेशंस जज के। ठीक है, एंड अब जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन में किसके है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के, ना कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के। एंड जनरल कंट्रोल किसका है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर? सेशंस जज का। जैसा कि अभी हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के भी केसेस में देखा था कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट जनरल कंट्रोल किसका है? जनरल कंट्रोल है सेशंस जज का। एंड सबऑर्डिनेशन में किसके हैं डायरेक्टली? वो सबऑर्डिनेशन में है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, जो कि यहाँ पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है। तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट हो गए चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के एंड जनरल कंट्रोल में हो गए सेशंस जज के। ठीक है, आगे चलते हैं। द हाई कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ द सबऑर्डिनेशन इफ एनी ऑफ द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है सबसेक्शन इसका जो 2 है कि जो हाई कोर्ट है ना वो सीआरपीसी के रिलेशन में सीआरपीसी के पर्पसेस को सैटिस्फाई करने के लिए डिफाइन कर सकते हैं वो एक्सटेंट जिसमें कि जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है ना, ये जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है ये किस हद तक सबऑर्डिनेशन में रहेगा किसके? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के। ये चीज हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के केस में नहीं देखी थी। ये चीज हम एक्सक्लूसिवली पहली बार मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के ही केसेस में देख रहे हैं कि अब यहाँ पे हाई कोर्ट का रोल है। अब यहाँ पे जो भी हाई कोर्ट होगा ना कंसर्न, वो डिस्टिंग्विश करेगा वो एक्सटेंट जहां तक कि जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो सबऑर्डिनेट रहेगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के। ठीक, अब इसका सबसेक्शन 3 देखते हैं। सबसेक्शन 2 हमारा हो गया कि जो the high court may for the purpose of this code define the extent of the subordination if any of the ACMM to the CMM। ठीक है, सबसेक्शन 3 देखते हैं। the chief metropolitan magistrate may from time to time make rules or give special orders consistent with this code
as to the distribution of business among the metropolitan magistrates and as of allocation of business to an additional chief metropolitan magistrate. अब यहाँ पर जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो रूल्स बना सकता है या स्पेशल ऑर्डर्स दे सकता है जो कि सीआरपीसी से कंसिस्टेंट होंगे, किसके रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग, जो कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को परफॉर्म करना है, एंड कोई ऐसा बिजनेस अलॉट करेगा. देखिए वर्ड यूज हुआ है अलोकेशन ऑफ बिजनेस, किसके लिए, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए. मतलब जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा ना, वो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को कोई बिजनेस अलॉट कर देगा कि भाई ये पूरा काम है, ये पूरा आपको करना है ना. अब आप देखो आपका काम जाने, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के केस में वर्ड जो यूज हुआ है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस हुआ है. मतलब एक काम को डिवाइड कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूट करेगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अमंग सेवरल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स. ठीक है, एक काम के डिवीजन को बोल दिया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस. ठीक है कि भाई एक काम है, उसको आधा काम ये करे और आधा काम ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट करे. एंड लेकिन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन के मैजिस्ट्रेट के केस में क्या कहा है, उन्होंने कहा है अलोकेशन ऑफ बिजनेस. मतलब कोई एक पूरा काम अलॉट कर देगा, किसको, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को, कि भाई ये काम आपको करना है, ये आप देख लो. ठीक, अब चलते हैं सेक्शन 20 में, जो कि है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में. सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1 देखते हैं. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be a executive magistrates and shall appoint one of them to be the district magistrate. अब देखिए इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं. एक डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एंड हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी. अब यहाँ पे वर्ड यूज्ड है मे, मतलब यहाँ भी कोई कंपल्शन नहीं है सीआरपीसी के द्वारा कि आपको करना ही करना है. यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया सीआरपीसी ने, मे. अपॉइंट एज मेनी पर्संस. अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जितने भी अपॉइंट कर सकती है, जैसा कि उसको ठीक लगे स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, एंड अब अमंग्स द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स किसी एक को, अब यहाँ पे वर्ड यूज है शैल, मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना या ना करना, ये किसकी विल पे है, ये स्टेट गवर्नमेंट की विल पे है. एग्जाम्पल से समझते हैं. अब यहां पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है हमारे पास, ये रहा. ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना या ना करना किसके विल पे है, वहां की कंसर्न जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके विल पे है. एंड अब अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपने एक अपॉइंट कर दिया ना, अब फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सीआरपीसी क्या है, कंपल्शन डालती है. अब आपको उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से एक आदमी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाना ही बनाना पड़ेगा. अब अगर आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं बनाया तो ये सीआरपीसी के इस प्रोविजन का वायलेशन होगा, क्योंकि यहां पे लिखा है शैल. जो वर्ड यूज हुआ है ना, जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, वो वर्ड यूज हुआ है, ये रहा, वो वर्ड यूज हुआ है शैल अपॉइंट है यहाँ पे. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो आपको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा अमंग्स द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बनाओ ही नहीं, पर अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनाया है तो डीएम आपको, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा. ठीक, सबसेक्शन 2 देखते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने का कोई कंपल्शन नहीं है. अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि अमंग्स द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा सकता है एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव such of the powers of the DM, district magistrate under this code or under any other law for the time being in force as may be directed by the state government. अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या है, कंपल्शन है. ठीक है, यहां पर जो वर्ड यूज है वो है शैल.
ठीक है। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बनाने का कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है मे। अब अमंग्स द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एक आदमी को स्टेट गवर्नमेंट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर लगता है तो बनाएगी, और नहीं लगता है तो नहीं बनाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। Whenever in consequence of the office of the district magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the orders of the state government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this code on the district magistrate. इसका मतलब क्या कि अगर किसी भी कॉन्सिक्वेंस में किसी भी समय एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है अगर वो वैकेंट हो जाता है, तो जो भी ऑफिसर उनको सक्सीड करेगा टेम्परेरी बेसिस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, उस ऑफिसर के पास सारी पावर्स होंगी एंड सारी शक्तियां होंगी एक्सरसाइज करने के लिए एंड परफॉर्म करने के लिए सारी ड्यूटीज, जो कि कौन परफॉर्म करता था, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट परफॉर्म करता था सीआरपीसी के अंडर, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट का और कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक के लिए। ठीक है, सबसेक्शन 4 देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन and may relieve him of the charge as occasion requires, as the magistrate so placed in charge of a subdivision shall be called the subdivisional magistrate. अब यहां पे भी वर्ड यूज क्या है, मे। आइए देखते हैं। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जिसको कि हम एसडीएम भी बोलते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पर अब यहाँ भी कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ भी जो वर्ड यूज है वो मे है। किसी भी सब डिवीजन का अगर इंचार्ज बनाना होगा ना, तो स्टेट गवर्नमेंट किसी एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को चूज करेगी एंड उसको बना देगी सब डिवीजन का इंचार्ज, जिसको कि कहा जाएगा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ये आ गया आपके सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सीआरपीसी के अंडर। ठीक है, अब एक पावर तो हो गई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनाने की। अब 4A देखिए क्या कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शंस एज इट मे डीम्स फिट टू इम्पोज डेलीगेट इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4 टू द डीएम। सबसेक्शन 4 वाली पावर कौन सी है, टू मेक एसडीएम। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट तो बना सकती है, सॉरी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट तो बना सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, पर अब यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देगी किसको, डीएम साहब को, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। एंड अब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर चाहेगा तो वो किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बना सकते हैं एसडीएम। ये बात कर रहा है कौन सा सेक्शन, ये बात कर रहा है ये 4A, सबसेक्शन 4A बात कर रहा है इसकी। ठीक है, और अब ये देख लीजिए कब ऐड हुआ है 4A, तो 4A जो है वो ऐड हुआ है 2005 के एक्ट से और विद इफेक्ट आया है 2006 में। ठीक है, एक इस चीज को भी याद रखिएगा। सबसेक्शन 5 देखते हैं क्या कह रहा है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल preclude the state government from conferring under any law for the time being in force on a commissioner of police all or any of the powers of an executive magistrate in relation to a metropolitan area। मतलब कि किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेस्पेक्ट में जो कि उस कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स दे सकती है एक फॉर द पर्टिकुलर टाइम बीइंग। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, फॉर द टाइम बीइंग, एक टाइम बीइंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की सारी पावर्स किसको दे सकती है, किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे सकती है पावर। ठीक है, यहाँ पे भी अब इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसको प्री के लिए नोट कर लीजिएगा कि ये पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ये वाली। ठीक है, यहाँ आपका खत्म होता है सेक्शन 20। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 21 की तरफ।
सेक्शन 21 बात कर रहा है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। देखते हैं क्या कहता है सेक्शन। द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट थिंक्स फिट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, बट कोई मैंडेटरी नहीं है कि अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा, अगर चाहे तो अपॉइंट कर सकती है। फॉर सच टाइम एज इट मे थिंक्स फिट, किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरियाज, किसी पर्टिकुलर एरियाज के लिए, या फिर किस चीज के लिए, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट थे ना, वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए अपॉइंट नहीं हो रहे थे, वो एक पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के लिए अपॉइंट हो रहे थे या पर्टिकुलर केसेस के लिए अपॉइंट हो रहे थे। यहाँ पर जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है ना, उसको अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अपॉइंट हो रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए अपॉइंट हो रहे हैं। ये कोई केसेस वेसेस के लिए अपॉइंट नहीं हो रहे हैं कि साहब इनको एक पर्टिकुलर केसेस सुनने हैं या कोई क्लास ऑफ केसेस हैं, जैसा कि अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले केसेस बहुत सारे बढ़ गए, तो ये उन सब चीजों के लिए नहीं हो रहा है। ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए भी अपॉइंट करे जा सकते हैं स्पेसिफिकली। इसको भी प्री के लिए मेंशन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जरूरी नहीं है कि जैसे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक आदमी को अपॉइंट कर रहे हैं एक केस सुनने के लिए, नहीं। यहाँ पे ये है कि एक जिले में कोई भी एरिया हो, पर्टिकुलर एरिया हो, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कर सकती है आराम से। एक और चीज देखिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में ना, किसी भी पर्सन को आप स्पेशल एग्जीक्यूटिव, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना सकते थे, पर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ही अपॉइंट करा जाएगा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की तरह। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेक्शन 22 पर, जो कि बात कर रहा है लोकल जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। सबसेक्शन 1 देखते हैं सेक्शन 22 का क्या कह रहा है। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स of the areas within which executive magistrate may exercise all or any of the powers with which they may be invested under this code। इसका मतलब क्या, यहां पे देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का ना लोकल जुरिस्डिक्शन, या फिर कह लीजिए कि उनका एक्सटेंट जो है, जहां तक कि वो काम कर सकते हैं, उसको जो कि उनका लोकल लिमिट्स कहलाएगा, उनके उनके काम करने के लिए वो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस जगह काम करेगा, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस एरिया में काम करेगा, ठीक है। अब लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर जनरल कंट्रोल किसका रहेगा और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के ऊपर जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, वो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। काम ये सब स्टेट गवर्नमेंट की सुपरविजन में ही होंगे, पर कर कौन सकता है, मतलब अथॉरिटी किसके पास है, अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है, कि वो टाइम टू टाइम क्या कर सकता है कि लोकल लिमिट्स को बदल सकता है किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की, या कोई पावर्स उनको दे सकता है जो कि सीआरपीसी में हो किसी एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को। ये सब काम जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो कर सकता है। अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 इसका ये कह रहा है कि अगर कुछ और ना लिखा हो किसी भी कोड में, किसी भी लॉ में, या ऐसी कोई डेफिनेशन ना हो, अगर ऐसा कुछ भी ना हो, एज अ जनरल रूल देखा जाए तो हर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं वो एंजॉय कर सकता है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरा उसका डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर एरिया का। वो मतलब अपने उस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी उसको अपॉइंट करा जा सकता है, मतलब उसका वो पूरा जुरिस्डिक्शन एज अ होल रहेगा पूरा उसका, ठीक है। अब सेक्शन 23 देखते हैं।
सेक्शन 23 बात कर रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है इसका? ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो होंगे एडीएम को छोड़कर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को छोड़कर, वो सब किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे? वो सब सबऑर्डिनेट रहेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अदर देन एसडीएम exercising powers in a subdivision shall be subordinate to the SDM। अब सब डिविजनल अब ऐसा हर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि किसी सब डिवीजन में काम कर रहा है, वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के भी सबऑर्डिनेट रहेगा और उसके ऊपर जनरल कंट्रोल तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं। एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, जैसा कि हमने पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना सकती है। ठीक है, अब उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो किसके सबऑर्डिनेशन में रहेगा? वो सबऑर्डिनेशन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में नहीं रहेगा वो। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में नहीं रहेगा, वो सबऑर्डिनेशन में रहेगा डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में रहेगा। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स है ना, वो सबऑर्डिनेशन में रहेंगे डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के। एंड ऐसा हर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो किसी सब डिवीजन में काम कर रहा होगा ना, वो सबऑर्डिनेशन में रहेगा डायरेक्टली किसके? एसडीएम के। और एसडीएम चूंकि एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही है, तो वो सबऑर्डिनेशन में रहेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के। ठीक है, अब चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स consistent with this code as to the distribution of business among the executive magistrate subordinate to him and as to allocation of business to an additional district magistrate। अब वही चीज यहां भी है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है अमंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो कोई बिजनेस अलॉट कर सकता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर सकता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको याद रखा करिए, क्योंकि कभी कभी प्री एग्जाम में अब आजकल क्या हो रहा है ना, एग्जैक्टली वो ये सिर्फ वर्ड ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का तो डिवीजन जो डिवीजन है बिजनेस का वो कर सकता है डीएम, पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अलॉट कर सकता है काम कौन? डीएम। ठीक है, तो यहां हमारा खत्म होता है सेक्शन 23। अब इसके बाद से स्टार्ट होगा हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पार्ट। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।